अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। सर, मुझे आपसे आज सबसे पहला सवाल कश्मीर को ही लेकर करना है और कश्मीर पाकिस्तान और भारत दोनों में एक हमेशा से एक इशू रहा है। लोगों का ये ख्याल है कि अगर कश्मीर इशू ना हो तो शायद दोनों कंट्रीज के टर्म्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं। लेकिन सर, कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ अटैक होते हैं डिफरेंट किस्म के। हमारे यहाँ से कहा जाता है जी सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर्स। लेकिन सर, जब तक अंदर से कोई गड़बड़ ना हो, आपको लगता है बाहर वाले कर सकते हैं। तो अभी इस वक्त भी जो एक अटैक हुआ था तो कहा ये गया कि उसका नाम भी कुछ कश्मीरी टाइगर्स करके था। तो सर, क्यों भारत जो है वो इतनी फौज होने के बावजूद या इतनी फैसिलिटीज या जो चीजें चाहिए होती हैं चीजों को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खास तौर पे अंदर से जो लोग उठ रहे हैं उनको। देखिए आरजू, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और मैं कश्मीर से काफी अच्छी तरह से वाबस्ता रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो बुनियादी तालीम है वो वादी कश्मीर में हुई। क्योंकि मेरे वालिद साहब भी आर्मी में थे। तो मैं कश्मीर को काफी नजदीक से देखा है और मैंने 2 से 3 टेन्योर भी वहाँ किए हैं। वादी कश्मीर, देखिए उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि वहाँ इस तरह की जो ये सेपरेटिज्म का या इस तरह का जो बीज बोया गया था। क्योंकि जब देखिए भारत और पाकिस्तान तकसीम हुए थे, तब इनके पास काफी समय था, सब कुछ मालूम था कि भाई कितना हिस्सा किस देश को जाना चाहिए। और आप देखिए कायदे आजम जिन्ना साहब के जवाहरलाल नेहरू साहब से बड़े अच्छे और बड़े घनिष्ठ ताल्लुकात थे। तो मुझे नहीं लगता कि साहब इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी उस समय बननी चाहिए थी जो सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन जैसा आपने कहा कि साहब बिना कश्मीर के मुद्दे के पाकिस्तान का कई बार वजूद पे एक सवालिया निशान लग जाता है। तो कश्मीर की आप देखें इंसर्जेंसी, अगर आप पढ़ें तारीख, तो 1958 से इसके जो बीज थे वो बोए गए थे। जनरल अयूब खान साहब सरबराह हुआ करते थे। तो इन सब चीजों को देखते हुए धीरे धीरे कश्मीर में के लोगों में ये दिमाग और उसमें बिठा दिया गया कि साहब वो एक गैर मुल्क के बाशिंदे हैं और भारत ने इसके ऊपर कब्जा किया हुआ है, या इस तरह की कोई चीज भारत यहाँ ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन आरजू, आप देखिए भारत में आप देखें कि करीब 22 करोड़ मुस्लिम आबादी है हमारे यहाँ, और बड़े पुरअमन तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। हमारे यहाँ कोई इस तरह की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई मतलब किसी भी किस्म की कोई डिस्पैरिटी नहीं है। एक से एक ऊंचे ओहदों पे या एहलकार हैं, या इस तरह के कोई गवर्नमेंट जॉब्स हैं, या पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो सारे बिना किसी भेदभाव के यहाँ दिया जाता है। वही चीज कश्मीर में भी की गई। लेकिन कश्मीर में जिस तरह से वहाँ के लोगों को या जो वहाँ का यूथ था उसको दरबदर किया गया, उसको गुमराह किया गया, वो मुझे तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मेरी तालीम वहीं हुई है, मैं वहाँ बड़ा हूँ, मैंने वहीं पढ़ाई की है, मेरे काफी अच्छे वहाँ मित्र हैं। और मुझे बड़ा दुख होता था जब मैं कई बार उनसे मिलने जाता था कि साहब मतलब क्या जन्नत थी और क्या हमने इसको बना दिया है। लेकिन सर, इसका कभी कोई गवर्नमेंट भी जो है वो कोई हल निकाल नहीं पाई, ना तो पाकिस्तान की और ना ही भारत की। लेकिन ये जरूर है कि वहां पर जब लोगों की जाने जाती हैं तो दो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम जरूर लगाते हैं। वो तब आपके यहाँ से कहा जाता है पाकिस्तान ने कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है हमें नहीं पता जी, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। सर, आपके ख्याल से बहुत से लोग मुझे ऐसे भी मिले, मैं अपनी साइड कश्मीर की बात कर रही हूँ, जो कहते हैं ना तो हमें भारत में जाना है ना पाकिस्तान में जाना है, हमें एक अलग स्टेट के तौर पे जो है छोड़ दिया जाए, या एक अलग स्टेट के तौर पे हमें एस्टेब्लिश किया जाए। आपको लगता है कि इस तरह का भी कोई हल निकल सकता है कश्मीर का? देखिए आरजू, आपने ईस्ट पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा है, आपने मिसाल बिल्कुल है। क्योंकि भारत की कभी भी कोई इंपीरियलिज्म डिजाइन कभी नहीं रहे, अगर आप देखें। क्योंकि ईस्ट जो पाकिस्तान था, या पहले उससे पहले ईस्ट बंगाल था, वो भारत का एक अहम हिस्सा था। तो भारत ने कभी ये तवक्को नहीं की, क्योंकि जब आपके एग्रीमेंट हो गए कि हाँ साहब ये जो हिस्सा है वो तकसीम के बाद पाकिस्तान को जाएगा, तो भारत ने कभी उसकी तरफ उस नीयत से देखा ही नहीं।
और आपने देखा 1971 के जो वॉर के बाद भारत सबसे पहला देश था जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो भारत भी यही चाहता है, क्योंकि देखिए जो कश्मीर का हिस्सा है, वो भारत का अखंड हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के पास भी कश्मीर के बहुत ही मारूफ और बहुत अच्छी जो वादियां हैं या शहर हैं वो दिए गए हैं। लाहौर आप देखिए, जब डिवीजन हुआ तो लाहौर बल्कि अमृतसर से ज्यादा लाहौर की अहमियत होती थी। वो कहते हैं ना पंजाबी में कि कहते हैं जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। सो इस तरह की मतलब लाहौर को इम्पोर्टेंस दी गई थी। तो भारत को काफी दुख हुआ था जब इतना बड़ा शहर भारत से अलग हुआ। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हाँ, सरकारें दोनों तरफ से उनको पहल करनी चाहिए, क्योंकि इंसर्जेंसी या दहशतगर्दी जब तक खत्म नहीं हो सकती, जब तक कोई पॉलिटिकल विल ना हो। क्योंकि देखिए, आपकी तरफ से भी काफी फौज वहां तैनात है, हमारी तरफ से भी काफी फौज वहां प्रेजेंस है उसकी। तो दूसरी बात यह है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, जब तक जो नेता हैं या जो लीडर हैं या जो आपकी रहनुमा हैं, वो डिसाइड नहीं करेंगे कि साहब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। क्योंकि भारत चाहता है कि एक स्टेबल पाकिस्तान हो, एशिया के हित में है कि एक स्टेबल पाकिस्तान हो। क्योंकि भारत ने काफी कोशिश की है। आप मतलब बहुत ही मतलब सीनियर और बड़ी मतलब इंटेलिजेंट जर्नलिस्ट हैं, और आपका जो व्यूज हैं बड़े बैलेंस रहते हैं। तो आपने खुद देखा है कि भारत ने कई बार पहल की है, लेकिन कहीं जिस तरह से वो कहते हैं ना कि वो राबिता कायम नहीं कर पाए हम लोग, या वो ट्रस्ट एक दूसरे में नहीं जगा पाए कि ये बातचीत आगे चले। बिल्कुल ऐसा ही सर। कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे, उसके कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान में डॉलर रेट जो है बहुत हाई होता चला जा रहा था, और कहा यही जा रहा था कि शायद अफगानिस्तान वाली हालत ना हो जाए। तो पाकिस्तानियों से ज्यादा हिंदुस्तानी परेशान थे। अब लोगों को लग रहा था ऐसा ना हो कि हम लोग भाग के उधर पहुंच जाए कि भाई हम हमारा कुछ करो। तो हमारे जितने इंडियन दोस्त थे वो बहुत परेशान थे, हम लोग ये हंस रहे होते थे और वो परेशान हो रहे होते थे। तो बिल्कुल स्टेबल पाकिस्तान जो है वो भारत के लिए भी बेहतर है। लेकिन सर ऐसा होने नहीं दिया जा रहा। आपके ख्याल से कौन जिम्मेदार है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि ठीक है, थोड़ी बहुत टेंशन या थोड़ी बहुत नाराजगी एक दूसरे से रह सकती है, लेकिन जो इतना ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ा देते हैं कि जी यहाँ पे भी हाई कमिश्नर नहीं होगा, वहां पर भी नहीं होगा, 370 पे हम बोलना शुरू कर देंगे, हालांकि अब हम कहते हैं नहीं हमारा कोई लेना देना नहीं, जो मर्जी करो। मतलब एक साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि पाकिस्तान को कश्मीर नहीं चाहिए, बस वो कहते हैं बस 370 वापस लगा दो, उससे हमें क्या जी। फायदा या हमारा क्या नुकसान। तो सर क्यों ऐसा हम कर नहीं पा रहे कि टर्म्स को बेहतर हो? देखिए, पाकिस्तान का ये कहना कि साहब 370 लगा दीजिए या और बाकी जो अंदरूनी हमारे हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बिल्कुल कहते हैं ना कि जहनी तौर पे कोई एक बड़ी बैलेंस व्यूज है। क्योंकि वो हमारा अंदरूनी मामला है। 370 हटने के बाद आप देखिए कि वहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ जो सनत है वो आई है, टूरिज्म का इजाफा हुआ है। क्योंकि मैं जब वहाँ पढ़ा करता था तो मैं श्रीनगर में एक जगह है सनत नगर, वहाँ रहा करता था मैं। तो मतलब अब वहाँ केवल नाम ही रह गया सनत नगर, सनत तो रही नहीं वहाँ। सो ये कहना कि साहब कि कश्मीर को 370 ने कोई चेन्स पहना रखी थी या बेड़ियां बांध रखी थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, जब हमारे जो बिजनेसमैन हैं या जो तिजारत लोग करते हैं वो जाएंगे तो यकीनन वहां डेवलपमेंट होगा। और इन सब चीजों को ध्यान में, लेकिन सबसे बड़ी जो अड़चन आ रही है वो है कश्मीर में। देखिए, ये बड़े लोग बड़े इस सेंटेंस को काफी इस्तेमाल करते हैं जब वो कहते हैं कि साहब जो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की सेना डिसाइड करती है कि भाई उसका कितना टेन्योर रहेगा या कौन रहेगा। जैसे आप अगर इमरान खान साहब की बात देखें, जब वो इंतखाबात हुए थे 2018 में, तो वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। और आईएसआई में जो पॉलिटिकल विंग का जो उनका मतलब बेस बनाया था, वो मियां जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। तो इन सब चीजों को देखते हैं, क्योंकि आज जो बीज आपने बोए हैं, वो कहते हैं ना कि हर खेत में अगर इंसान के सर बोए हैं तो जब खेत खून उगल रहा है तो हैरानी क्यों। तो ये सब चीजें जो आईएसआई को आज इतना मजबूत बनाया है, चाहे उनके अपने पॉलिटिकल गेन्स रहे हों, चाहे उनका पर्सनल एजेंडा रहा हो, या उनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज रही हो, तो सियासी तौर पे अगर आप
सेना को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो वो एक ऐसा मतलब महकमा बन गया है या इदारा बन गया है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत के काबू आने वाला नहीं। सर, पाकिस्तान के ऊपर ये भी एलिगेशन लगाया जाता है भारत की तरफ से कि टेररिज्म हमारे यहाँ से की जाती है भारत में, या ये भी कहते हैं कि जी पहले आप टेररिज्म को रोकें फिर बात होगी। लेकिन यहाँ पे पहले खैर जनरल परवेज मुशर्रफ की मैंने कई बार कहा, बुक भी मौजूद है, इंटरव्यूज भी है, जिसमें उन्होंने कहा जी हमने जिहादी तैयार किए थे अफगानिस्तान के लिए, फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए। वो तो जब ये हमारे ही सर पे पड़ना शुरू हो गए तो हमें पता लगा कि ये जिहादी नहीं थे, ये तो टेररिस्ट है। लेकिन सर अब एक ही ग्रुप में से बहुत सारे नए ग्रुप निकल आए हैं। अगर उस वक्त 10 लोग बनाए गए थे तो इस वक्त वो 100 हो चुके हैं। आपके ख्याल से पाकिस्तान कैसे इनको कंट्रोल कर सकता है? और इसमें तो बरसों लग जाएंगे अगर अगर करने की कोशिश भी की जाए। और तो क्या इतने टाइम आपको लगता है भारत बेशक बात ना करे, ट्रेड ना करे, किसी किस्म का कोई राब्ता ना हो, या इनको कंट्रोल किया जा सकता है जिस तरह के लोग हमारे यहाँ बना दिए गए? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह की लूज रोप इन तंजीमों को दी गई है, आप देखिए मरकज सुभान अल्लाह हो गया या कोई भी इस तरह के जो मरकज है जहां ट्रेडिंग दी जा रही है, जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप डायरेक्ट फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इनडायरेक्ट फंडिंग भी कर रहे हैं या उनको एनकरेज कर रहे हैं, तो उसमें भी देश का हाथ होता है। आप ये देखिए, पाकिस्तान ने खुद इस रेसिपी को टेस्ट किया है। अगर आप देखें जिस तरह से दहशतगर्दी डूरन लाइन के ईस्टवर्ड्स मूव हो रही है, कि आप पाकिस्तानी सेना खुद उसका टारगेट बन रही है। अभी 3-4-5 दिन पहले ही एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था पाकिस्तानी सेना पे, जहां उनके काफी सैनिक मतलब जी, मौत के 8 घाट लोग उतार से दिए सर, गए। आठ 8 आठ थे। लोग हुए थे। जी। आप ये देखिए, आर्मी स्कूल में जो अटैक हुआ था, वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत दुखद था, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। तो ये जो जब तक आप टेरर फंडिंग बंद नहीं करेंगे, जैसे आप देखिए वादी कश्मीर में भारत की तरफ से क्यों आज आतंकवाद की कमर टूट गई है, क्योंकि एनआईए ने वहां जो टोटल फंडिंग थी वो बंद कर दी। तो आप ये देखिए, जब मैं वहां पढ़ता था, छोटा जब था मैं, तब भी कई बार पूछते थे लोग कि अच्छा आप हिंदुस्तानी हैं? तो मैंने कहा भाई मैं हिंदुस्तानी हूं, तुम क्या हो? तो इस तरह की जब लोगों की सोच रहेगी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि साहब देखिए, हम में और पाकिस्तान में कोई ऐसा फर्क नहीं है। हम एक ही मतलब बैकग्राउंड से आते हैं। हमारा जो कल्चरल हेरिटेज है वो एक ही है, लिंग्विस्टिक एथनिक हमारी जो वो है, वो सब एक जैसी है, बराबर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमने अपने सियासी जो मंसूबे उनको पाने के लिए जो हमने दरार खोद रखी है, क्योंकि कोई सरकार, कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की आप देखिए, पहली बात तो कोई जो वजीर आजम होता है वो पूरा अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाता। अगर कर भी ले कभी मतलब भूले भटके, तो पाकिस्तान की सेना उसको जीने नहीं देती है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि साहब जो वो डिक्टेट करें टर्म्स, वही मान्य होने चाहिए। आप ये देखिए, इमरान पे इतने उन्होंने इल्जाम लगा दिए। मैं तो कह रहा हूँ आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को, किसी वजीर आजम को, किसी चीफ मिनिस्टर को, चाहे कोई भी प्रोविंस का हो, पंजाब का हो, सिंध का हो, किसी को आप अगर लेंस के नीचे रखेंगे तो हर एक के हाथ में जरासीम दिखाई देंगे आपको। तो ये सब करना, पॉलिटिकल वेंडेटा सेटल करना, और अपने आप देखिए, आपके 80 से 90% जितनी तजारत होती है उसमें पाकिस्तानी सेना का हाथ होता है, सॉरी। तो इन सब चीजों को जब तक आर्मी एपॉलिटिकल नहीं रहेगी पाकिस्तान में, वहां की आवाम को फायदा होने वाला नहीं है। सर, ये लोग टीटीपी को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? सुनने में तो यही आया कि टीटीपी 15 से 20 हजार लोग ही हैं, और यहाँ पे जाहिर फौज कहीं ज्यादा बड़ी है उससे। तो आपके ख्याल से ये टीटीपी को क्यों खत्म नहीं कर पा रहे? बल्कि आप ही के यहाँ के एक एक और जो आर्मी से हैं, मेजर गौरव आर्या, उन्होंने तो एक बार ये कहा कि इनका कोई इलाज नहीं है, इनको सिर्फ मार दिया जाए, यही है, क्योंकि बात तो ये सुनते नहीं है, डायलॉग के काबिल नहीं है। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रही है टीटीपी को? क्योंकि जैसे आपने भी कहा और लोग देख ही रहे हैं, डेली बेसिस पे सर नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। देखिए, जब तालिबान 2 गवर्नमेंट आई थी सत्ता में अफगानिस्तान में, तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तान में मनाई गई। साहब बड़ा अच्छा है, और आपके जो लोग सियासत में अच्छी पकड़ रखते हैं और अच्छे ओहदे पे हैं, वो लोग गए भी वहाँ। आप पंजशीर का जो ऑपरेशन था, वहाँ आपके आईएसआई के चीफ खुद उसको मॉनिटर कर रहे थे।
हालाँकि पंजशीर को मतलब गिराना कोई इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो इतना अफ़गानिस्तान का एक बहुत बड़ा गढ़ है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका वहाँ असला छोड़ गया है, जिस तरह से, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अब बाकी तो कुछ है नहीं, वहाँ तो केवल बिल्कुल वो कहते हैं ना गन कल्चर या ड्रग कार्टेल्स, क्योंकि उसी पे वो उनका जो कुछ भी है वही सरमाया है, उसी पे उनकी जो सरकार है वो चल रही है। थोड़ा बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड बाकी जगह से आ रहा है, भारत ने भी उनकी मदद की है, क्योंकि हमारी पॉलिसी हमेशा ये रही है नेबरहुड फर्स्ट, चाहे कोई भी देश हो, हमने हमेशा अपना दोस्ती का हाथ उधर बढ़ाया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान जो टीटीपी है उसको तालिबान से काफ़ी मदद मिल रही है, और ऐसी और भी कई ताकतें हैं। देखिए, इंसर्जेंसी केवल लव एंड फ्रेश एयर पे नहीं चल सकती, उसको फंडिंग की ज़रूरत होती है, उसको एक स्टेट की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत होती है। तो वहाँ से जितना आप देखिए बिलियंस एंड बिलियंस का असला अमेरिका छोड़ गया। अमेरिका उस असले को नहीं ले जा सकता था जब 3 जुलाई को वो सडनली दे डिसाइडेड कि हम वी आर लीविंग। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत वो उनको छोड़ गया था। तो जिससे अब आप देखिए दहशतगर्दी में अगर आप देखें, मैं बड़ा हर रिलीजन का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन आप देखिए जहां भी इस तरह की रेडिकलिज्म है, तो वहां सबसे ज्यादा खामियाजा जो मुस्लिम कंट्रीज है उनको उठाना पड़ा है, सबसे ज्यादा दंश उनको झेलना पड़ा है। तो ये चाहिए पाकिस्तान आर्मी को कि साहब इसको कंटेन करे, क्योंकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई 15,000 आदमी और पाकिस्तानी सेना इतना बड़ा महकमा है, इतना बड़ा इदारा है, अगर वो नहीं कर पा रही है तो यकीनन मतलब कोई ना कोई एक ऐसी पॉलिटिकल शक्ति है या कोई पॉलिटिकल ताकत है जो आपको रोक रही है। और आप ये देखिए इंसर्जेंसी भी एक इस तरह का पॉट है जिसको वो बॉयल हमेशा रखना चाहते हैं। लेकिन सर पाकिस्तान ने तो जैसा आप जानते ही होंगे कि जाकर गवर्नमेंट बनवाई थी तालिबान की, और हमारे यहाँ तो बड़ी पार्टी हुई थी कि जी हमने उनकी गवर्नमेंट बनवा दी है। लेकिन जिस वक्त गवर्नमेंट बन गई, स्टैब्लिश हो गई, उसके बाद वो सबसे ज्यादा नाराज भी पाकिस्तान से ही है। आपके ख्याल से ऐसा क्यों है? क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट तो साफ कहती है कि जी टीटीपी का हमें नहीं पता, आप जाने और पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। और बाकी चीजों में भी हमने देखा है कि नेगेटिव किस्म के ही कमेंट्स आते हैं तालिबान की तरफ से, जबकि गवर्नमेंट तो आपने देखा कि हमारे यहाँ से तो कावा शावा भी पी रहे थे वहां पे खड़े होके जी। लोग। तो फिर क्या वजह है? हाँ बिल्कुल, देखिए वो कहते हैं कि जिस तरह से सेहराबंदी अफगानिस्तान में की थी पाकिस्तान ने और खुशियां मनाई गई थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबी, वो हनीमून पीरियड बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला, क्योंकि तालिबान जो सरकार थी उसकी ये तवक्को थी कि साहब मतलब पाकिस्तान ये चाहता था कि साहब जितने तालिबानी, बिकॉज काफी लोग पाकिस्तान की तरफ आने लगे थे, उधर ईरान में आपने देखा था एक मास एक्सोडस चल रहा था। तो ईरान ने पहले तो उनको रिकॉग्निशन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में वो विड्रॉ कर लिया और अपने बॉर्डर सील कर दिए। तो जितने दहशतगर्द है या लोग जो वहां के परेशान थे वो क्योंकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान पीसफुल था, तो वो पाकिस्तान की तरफ आने शुरू हो गए। पाकिस्तान की खुद माली हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि आप देखिए अभी पीछे आपने देखा कि रमजान का इतना मुकद्दस महीना था, लोगों के पास आटा नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, और पेट्रोल के दाम आप देखिए किस ऊंचाई पे पहुंच गए हैं। पेट्रोल तो फिर एक बड़ी लग्जरी वाली बात हो गई, आटा नहीं है, रोटी नहीं है खाने के लिए लोगों के लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए, और पाकिस्तान की आवाम ये अब समझ चुकी है, क्योंकि देखिए जितना पैसा आपको अमेरिका से आता था या बाकी जो इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से आता है, या तो वो पाकिस्तान में मिसस्पेंट होता है या मिस अप्रोप्रिएट होता है, और ये आवाम जान चुकी है। अब आवाम भी ये आवाज उठाने लगी है कि साहब हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि साहब ये चंदे जेबों में चला जाएगा, जो वहां के जो फौजी सरबराह है वो इसको मिल बांट के खा लेंगे। आप देखिए बास्को जैसी कंपनियां हैं, आपके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, चाहे कमर बाजवा साहब हो या कोई हो, या आईएसआई के सरबराह थे जिनके बास्को मतलब 3-4 फूड चेन्स चल रही है अमेरिका में। तो मुझे नहीं लगता कि साहब इतना पैसा कोई कहीं किसी दरखत पे लगा हुआ है, या कोई उन्होंने कोई ऐसा नल लगा रखा है कि साहब खोल लिया और बंद कर दिया। तो आवाम को ये पता लग रहा है, और देखिए पाकिस्तान की सेना का भी जो स्टेटस और स्टेचर है वो काफी हिला हुआ है, और खासकर वो 9 मई का जिस तरह से कोर कमांडर साहब के घर को बिल्कुल लोगों ने स्टॉर्म किया था, ये पाकिस्तान के इतिहास में या तारीख में शायद पहली बार देखा गया। तो सर अब मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी, कोई चेंज आप देख रहे हैं पाकिस्तान में कि कोई पॉजिटिव किस्म का चेंज कोई
आपको लगता है कि आएगा? क्योंकि बहुत लोग अब बात करने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर से, अब लोग डर नहीं रहे, खौफजदा नहीं हो रहे, लोग बढ़-बढ़ के बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कुछ बेहतर होगा? हाँ, देखिए यकीनन होगा और हम अल्लाह ताला से यही गुज़ारिश करते हैं कि लोगों में एक मैं तो कह रहा हूँ कि वो खुदा आपकी ज़ुबान को मुबारक बख्शे कि भई अगर इस तरह की पुरअमन कंडीशंस वहाँ होती हैं। क्योंकि लोग देखिए आवाम समझ चुका है कि भई क्या पाकिस्तानी आर्मी का और जो पुलिस जो सियासतदान हैं उनका क्या तालमेल है, उनका क्या दे आर हैंड इन ग्लव। तो वो ये नहीं चाहते कि साहब हम कैनन फोडर इसके लिए बने। पाकिस्तान में अपनी काफ़ी रिसोर्सेज़ है, सब कुछ है, लेकिन आज पाकिस्तान की हालत देखिए आप इमरान खान साहब के टाइम में 18 बार वो आईएमएफ के पास गए। आज आप बार-बार कंट्रीज़ में जा रहे हैं, कहीं किसी समय आपका कोई हवाई जहाज़ रोक लेता है, कभी कुछ कर लेता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए क्योंकि बहुत ज़्यादा इमदाद आप देखिए अमेरिका का भी जो इकोनॉमी है वो डाउनहिल पे है। भारत आज क्यों अच्छा कर रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल जो स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। हमारे यहाँ एक विजन है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे पास डेट नहीं है या हमारे पास कर्जा नहीं है या हमारे पास कोई इस तरह का सियासी बहरान नहीं है। वो हर जगह होता है, लेकिन हमारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और लोगों को बोल देखिए जब तक आवाम को अपने तासुरात रखने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि किसी भी देश का जो नेशनल कैरेक्टर है, वो डिसाइड होता है किस तरह की डिबेट होती है, किस तरह से लोग बात करते हैं। जो इंटेलिजेंसिया है, आप जैसे लोग हैं, जो पत्रकारिता में हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि साहब कैसे लोगों का मतलब रुख होना चाहिए, क्या उनकी सोच होनी चाहिए, किस तरह से ज़हनी तौर पे लोग आगे बढ़ें। तो पाकिस्तान में यकीनन एक चेंज देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी दोनों गवर्नमेंट थोड़ी-सी पहल करे, तो ये हालात हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दहशतगर्दी से 1990 से शुरू हुआ दहशतगर्दी, क्या पाकिस्तान ने हासिल कर लिया? बिल्कुल। अगर एक मिनट को मान भी लें कि साहब ये वहां से प्रायोजित हो रही है या स्पॉन्सर हो रही है, लेकिन हाँ कुछ तरह इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये साबित होता है, कई आइडेंटिटी कार्ड्स मिलते हैं या कई लोगों का जब उनको इंटेरोगेशन किया जाता है, तो कई जगह एक कई दहशतगर्द थे जब हम वादी कश्मीर में थे, जब हमने उनको पकड़ा तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो कोट लखपत जेल में पूरी उम्र कैद काट रहा था, तो मुझे बोला अच्छा तुम उधर चले जाओ, तुम्हारी फैमिली को हम देखभाल करेंगे। तो इन सब चीजों से देखिए हमें थोड़ा-सा ऊपर उठना चाहिए क्योंकि अगली सदी जो है आरज़ू ये एशिया की सदी और आप देखिए इसमें आप अगर देखें तो चाइना और इंडिया 2 ऐसी रीजनल पावर उभर के आ रही हैं जो इस सदी को लिखेंगे एंड दे विल राइट द ओवरवेलमिंग हिस्ट्री। चाइना अकेले कर नहीं सकता क्योंकि हालाँकि भारत बिल्कुल इट इज स्टैंडिंग क्वाइट क्लोज टू चाइना बट यस चाइना इज स्टिल फॉर्मिडेबल। तो चाइना जब तक अब चाइना ने क्यों समझदारी या उसने बिल्कुल विवेकपूर्ण बात करी है कि साहब व्हाई चाइना इज नॉट गेटिंग इनटू एनी काइनेटिक ऑपरेशंस विद इंडिया बिकॉज उसे मालूम है कि साहब इस कंफ्यूजन में अगर या इस चक्कर में हम पड़ गए तो उसका सारा जो भी उसने डेवलपमेंट किया है या जो उसने 2050 तक एक सुपर पावर बनने का सपना सजोया है वो बिल्कुल चकनाचूर हो जाएगा। तो वो इसलिए भारत को बिल्कुल वो कहता है कि ना उसको रब कर रहा है और ना उसको कन्फ्रंट कर रहा है। तो यही पाकिस्तान को सोचना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के रिश्ते अगर भारत से अच्छे होंगे तो यकीनन आप देखिए भारत पाकिस्तान की मदद ही करेगा और दोनों देश आगे बढ़ सकते बिल्कुल ऐसे ही सर, और पाकिस्तान के लोग भी यही चाहते हैं कि भारत से रिश्ते बेहतर हों। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू।